Hello students, welcome back to biology class. Now today we will start AIDS. अपना चैप्टर 8 में हेल्थ एंड डिजीज कंटिन्यू चल रहा है ना। कल मैंने इसके पहले वाला आपको पार्ट अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पर। अब मेरे चैनल पर मीन्स नाउ टुडे वी विल टेक सम डिजीजेज हैं जो अपन पढ़ रहे थे उनको उसमें उसी सीरीज में अपन देखते हैं। लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि ड्रग एब्यूज वगैरह है ना, बहुत सारे जो है उसमें देखे थे अपन ने, जिसमें क्या क्या लिया था मैंने आपको ड्रग्स में कोकीन और ये सब अपन ने उस दिन डिस्कस किया था, पॉपी सीड्स वगैरह का और कैनाबिनॉइड्स का, कोका एल्केलॉइड्स है ना, टोबैको एल्कोहल, ये सब अपन ने उस दिन डिस्कस कर लिया था और इनके कॉजेज और प्रिवेंशन भी अपन ने देख लिए थे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एड्स। You are all familiar with this disease acquired बहुत जूनियर क्लासेस से अपन इसको पढ़ रहे हैं और देखें अपन WHO या इंडियन गवर्नमेंट या अदर कंट्रीज़ में भी इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं बीच बीच में, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें इन डिजीज से, भाई सफ़र नहीं करें आगे जाकर। नाउ एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome, syndrome, ये इसका एक्सपेंडेड नेम अपन ने यहाँ पर देख लिया। नाउ भाई एक्वायर्ड मीन्स सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग अपने को इन तीनों का समझना पड़ेगा। कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा रिस्पॉन्सिबल जिसके कारण ये बीमारी हुई है। ओके, मतलब जहाँ से अपन ने ये एक्वायर्ड की है, एक्वायर मतलब अडॉप्ट किया है इसको। नाउ सिंड्रोम मीन्स बहुत सारे सिस्टम्स, इट इज कॉल्ड सिंड्रोम है ना, मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम के डेफिशिएंसी होना, मीन्स बहुत सारे सिस्टम हो, उसको अपन यहाँ कह देते हैं सिंड्रोम। अब अपन ने यहाँ पर लिया सबसे फर्स्ट कि इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, किसमें रिपोर्ट हुई थी सबसे पहले ये 1981 में। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, इसको अपन ने क्या बोलते हैं शॉर्ट में HIV, और इसका फुल नेम क्या है इस वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं वापस नहीं लिख रही हूँ इसलिए रिपीट करने के लिए, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, नाउ विच इज रेट्रोवायरस, मीन्स ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस क्यों बोला मैंने, बिकॉज ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। ये रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाती हैं, ठीक है। नाउ अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल RNA है। वायरस का अपने को मालूम है RNA होता है। नाउ इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन immunodeficiency virus, which is a retrovirus. A transmission of HIV occurs in one or more of the following ways. अब जो वायरस है ये कैसे फैलता है ना, इसको अपन यहाँ पर देखते हैं। ट्रांसमिट कैसे होता है, किन किन वेज से होता है। सो नंबर 1 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में कैसे, with the infected person. Number 2 transfusion of contaminated blood, transfusion of
contaminated blood and blood product. ओके, ठीक है। नंबर 3 आता है अपना शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। नंबर 4 फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, है ना। ये तो हो गए अपने इसके ट्रांसमिशन के वेज। ओके, नाउ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनको अदर डिजीज का भी खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, बिकॉज उनकी जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना। तो इसलिए क्या होता है फिर, तो दोज हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट टेकिंग द ड्रग, सॉरी पहले अपन ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज, मतलब किन पर्सन्स को इस डिजीज के होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, सीधी सी बात अपन बोलें तो। सबसे फर्स्ट आता है अपना जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को करते हैं। नंबर 2 ड्रग्स एडिक्ट होते हैं जो टेकिंग द ड्रग इंट्रावेंशली, मतलब जो आजकल देखते हैं ना अपन मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, इंजेक्शन एक ने लगाया, दूसरे ने लगाया, तीसरे ने उसी से नीडल से सबने लगा लिया ड्रग्स के, है ना। और इंडिविजुअल्स ऑफ कहना चाहिए हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनको बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या जो बार बार ब्लड डोनेशन करते हैं। कई बार क्या होता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं रखी जाती और ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर ही उनको कुछ ना कुछ डिजीज साथ में आ जाती है। कभी कभी अपन ने देखा है कि जब अपन ब्लड अपने को नीड होती है यदि किसी पेशेंट को, तो यदि ऑन द स्पॉट किसी का ब्लड लिया जाता है और उसको विदाउट एनी टेस्ट उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और मे बी वो डोनेटर एड्स से इन्फेक्टेड हुआ और उसको नहीं मालूम है, जानबूझकर तो कोई नहीं करता है, उसको नहीं मालूम है, तो वो डिजीज उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। चिल्ड्रन बॉर्न टू एन इन्फेक्टेड वुमन, इफ़ कोई वुमन इन्फेक्टेड है जो HIV पॉजिटिव है ना, और उसको मालूम नहीं है, और जो बच्चा जो उसका बेबी है वो भी उससे सफ़र कर सकता है, ठीक है ना। अब नाउ ये अपन देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ठीक है ना। तो HIV की लाइफ साइकिल पर सबसे पहले अपन ने यहाँ पर देखा रेट्रोवायरस, ठीक है भाई, ये रेट्रोवायरस है जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, है ना। रेट्रोवायरस ये अपन ने लिया क्योंकि ये रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। ओके, ये रेट्रोवायरस जैसे ही किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है या जाता है तो वो मैक्रोफेजेस सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कई टी लिम्फोसाइट्स भी लिखा मिल सकता है इन मैक्रोफेजेस की जगह, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, है ना। आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये रेट्रोवायरस जैसे ही इसका वायरल RNA जो है, यहाँ पर अपन देखें वायरल RNA, ओके। अब यहाँ पर नॉर्मल सेल में ये एंटर कर जाता है यदि, तो क्या होगा, ये एंटर कर गया, है ना। ये इसका कोटिंग काय की बनी हुई होती है, वायरल प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है ना, RNA कोर। नाउ ये इन्फेक्टेड वायरस infects normal cell, ओके, नॉर्मल सेल। सो जैसे ही ये एंटर करता है तो ये ऑर्गेनिज्म में, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना, क्यों किया है, जैसे ये सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, या टी लिम्फोसाइट्स भी अपने को लिखा हुआ मिल सकता है,
जब ये एंटर करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो वायरल प्रोटीन का कवर है, कोट है, ये बाहर ही रह जाता है और उसका जो ये जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट है, जो आरएनए है इसका, वो जाकर इसके अंदर, होस्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना? तो अब क्या होता है, ओनली आरएनए ही अंदर गया है इसके, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, अपने को मालूम है ये बहुत अच्छे से। सेंट्रल डॉग्मा में अपन ने पढ़ा भी है कि डीएनए जब आरएनए में बदलता है तो ट्रांसक्रिप्शन, बाय ट्रांसक्रिप्शन जो है चेंज होता है, बट हियर तो ऑलरेडी आरएनए है ही, ये आरएनए तो है इसका, है ना ये। सो ये आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए में चेंज हो जाता है जैसे ये होस्ट के अंदर जाता है, और मीन्स माइक्रोफेजेस के अंदर ही ये जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है डीएनए में। जब ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस से ये डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है, और जो है यहाँ अपन देखते हैं इसको कि ये कैसे होता है। इसको अपन यहाँ देखें कि वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होल्ड, यहाँ पर ये किस में चेंज हो गया, ये जो वायरल डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया सेल के अंदर, और सेल के अंदर ये धीरे धीरे जो है वायरल डीएनए जो है इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, और ये क्या करता है, होस्ट के जीनोम के साथ, यहाँ से देखेंगे अपन इसको, होस्ट के जीनोम के साथ, जीनोम मीन्स डीएनए का जो ऑल जीन्स का सीक्वेंस होता है, ये न्यूक्लियस है ना होस्ट सेल का, इसके अंदर डीएनए के अंदर ये इनके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। अब ये तो हो गया, अब क्या होगा, ये तो हो गया, अपन ने देख लिया इसको। अब क्या होगा इससे, इससे क्या होगा कि जो न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, और ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? तो अब देखते हैं अपन, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए में चेंज हो जाता है, और मीन्स मैक्रोफेजेस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल जो इसका था आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, डीएनए में, और डीएनए में ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस से डायरेक्टली एंटर हो जाता है। तो जब होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये रेप्लिकेशन करता है, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी साथ साथ रेप्लिकेट होने लगता है, साथ साथ रेप्लिकेट होने लगता है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब साथ साथ रेप्लिकेट होगा, तो रेप्लिकेट करते ही इसको अपन देखें तो बिकॉज वी नो दैट ऑलरेडी दैट वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग, जब तक इसको होस्ट लिविंग होस्ट सेल के साथ ये नहीं अटैच होगा तब तक ये खुद से अपनी मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकता। तो ये होस्ट सेल के साथ ही रेप्लिकेट करके अपनी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर बना लेता है, ये मतलब इसके साथ अटैच हो गया एनिमल सेल के साथ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर न्यू वायरस यहाँ पर बन जाएंगे, न्यू वायरस को जो है वायरसेस को ये प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पर बहुत सारे, और मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगे। इस तरह से अपन देखें तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा सारा यहाँ पर, है ना, इस तरह से मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी किसकी, वायरस की, इसने अपनी यहाँ पर कॉपी बना ली, और न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, ये जाके अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसने यहाँ तो अपनी कॉपी बना ली, मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, एंड लॉट ऑफ न्यू वायरस की फॉर्मेशन हो जाती है। ये अदर मैक्रोफेजेस सेल पर अटैक करने लगते हैं, अदर सेल पर भी कर सकता है ये अटैक, है ना, अदर सेल पर करेगा। फिर क्या होगा इसके बाद अदर सेल्स पर, अब फर्दर कोई जो है अदर सेल्स में हो गया, इफ़ किसी पर्सन के अंदर जो है वो वायरस एंटीजन प्रेजेंट है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपल है एंटीजन और एंटीबॉडीज के रिएक्शन पर बेस्ड है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो इफ़ जैसे हम पता लगाना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमें एड्स है या नहीं, तो हम उसके लिए एक टेस्ट करवाते हैं। इफ़ किसी पर्सन के अंदर जो है कहना चाहिए अपने को वायरस या एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर अपन क्या होगा, तो कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है, और कौन सा टेस्ट करवाया जाता है उसमें
इम्यूनोसॉर्बेंट ASSA ये इसमें टेस्ट होता है एक, जो क्या होता है, इस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। कौन सा? एड्स के डायग्नोज बाय ALISA, इसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं अपन इसको। इसका एक्सपेंडेड नेम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। तो इस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए इस एलिसा टेस्ट को करवाया जाता है। इसका बेस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है इसका प्रिंसिपल होता है एंटीजन और एंटीबॉडीज के रिएक्शन के बेस पर करवाया जाता है इसको। इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर जो है वायरस या एंटीजन यदि प्रेजेंट है, मतलब वो इन्फेक्टेड है इससे, तो कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज उसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं इस टेस्ट में। तो कुछ रिएक्शंस को वहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस डिजीज कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है, मीन्स वो HIV पॉजिटिव है, यदि वो उसके एंटीबॉडीज वहाँ जाकर रिएक्शंस करते हैं इस तरह के तो। ठीक है ना। अब भाई इसमें अपन ने ये तो देखिया कि जो मैक्रोफेजेस हैं कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं वायरस पार्टिकल्स को, देन वायरस देन एंटर्स द हेल्पर T lymphocytes, जैसा अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, एंड रेप्लिकेट एंड फ्रॉम प्रोजेनी वायरसेस। फिर क्या होगा, द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर T lymphocytes, है ना, एंड देयर इज प्रोग्रेसिव कहना चाहिए अपने को इन द नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocytes in the body of the infected person. The person becomes easily infected by bacteria like mycobacterium, viruses and even पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो पर्सन HIV पॉजिटिव है या एड्स से सफ़र कर रहा है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो आगे किसी भी छोटी से छोटी जो डिजीज़ होती है उससे जल्दी ही इन्फेक्टिव डिजीज़ होती है ना, उनसे बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा है, बहुत वीक हो चुका है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस अदर उस पर इजीली अटैक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब द पर्सन इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट एन इन्फेक्शन, और उस टाइम पर वो पर्सन कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाता है उसकी बॉडी, बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ऑलरेडी वीक हो चुका है, और किसी भी बीमारी के लिए इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की उसके अंदर फाइट करने की कैपेसिटी नहीं बची है। ठीक है ना। अब आता है यहाँ पर, ये तो अपन ने लाइफ साइकिल की बात की, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स की प्रिवेंशन क्या है, तो एड्स की प्रिवेंशन है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन NACO, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं NACO, and non-governmental organization are trying their best to educate people about AIDS. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, WHO has started a number of programs to prevent spread of HIV infections, है ना, और सम सच स्टेप्स इंक्लूड, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथ साथ में। कौन कौन से हैं, जैसे नंबर 1 ensuring यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, और चेकिंग ब्लड फॉर HIV, चेकिंग ब्लड फॉर HIV। नंबर 2 अपन ले सकते हैं डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, या सिरिंजेस भी कह सकते हैं अपन इसको, मीन्स कि एंश्योरिंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज, चेकिंग ब्लड फॉर HIV, और भी ले सकते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स,
and advocating safe sex and fourth point अपन ले सकते हैं controlling drug abuse, अपन ने उसमें भी पढ़ा था, आपने ध्यान दिया हो तो उस टाइम पर मैंने ड्रग अब्यूजेस जब टॉपिक लिया था, है ना। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV, है ना। इस तरह के अपन कुछ प्रिवेंशंस यहाँ पर ले सकते हैं। ये तो हुआ अपना क्या, HIV एड्स या पॉजिटिव या एड्स जो है अपनी जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसकी कुछ अपन ने इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट आता है अपना अब अपन यहाँ पर लेंगे कैंसर, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स अपने इस चैप्टर के लेफ्ट रह गए थे, वो अपन आज यहाँ पर पूरे फिनिश कर देंगे। कैंसर चैप्टर 8। अब अपन देखें भाई, कैंसर को सभी जानते हैं, नाम सुनते ही जो है अपने को थोड़ा सा डर लगने लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज ये एक ऐसी डिजीज है, इसको बोलते हैं चोर डिजीज। क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं चलता, चोरी से अपनी बॉडी में एंटर कर जाती है ना। बट हमें इनके बारे में अवेयर नहीं है, इसके जो सिम्टम्स हैं, है ना, इसीलिए हमें ये चोर डिजीज लगती है। बट यदि हम अपने सिम्टम्स पर बॉडी के ध्यान दें तो हम इसको जो है इनिशियल स्टेज पर ही इसको क्योर कर सकते हैं। जनरल अकाउंट्स में देखें इसके अपन कि जो अपन इसमें आदि देखेंगे फर्स्ट कि कैंसर इज द मोस्ट dreaded disease and is the major cause of death of many humans। अब ह्यूमंस में अपन यदि देखें तो कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो कि सभी डरते हैं उसके नाम से ही, है ना। नाम से ही सभी को डर लगने लगता है भाई कैंसर कैंसर, सब सुनते हैं अपन चारों तरफ, क्योंकि, है ना। दूसरी चीज आती है इसमें कि जो बेसिकली क्या होता है, आर बॉडी में जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या होती है? कांटेक्ट इनहिबिशन, जो अपनी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें, ठीक है ना। तो ये क्या है? इट मीन्स इट आर स्पेसिफिक, कहना चाहिए अपने को बॉडी पार्ट में, समझ लीजिए कि 100 या 1000 नंबर ऑफ सेल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। जब डिवाइडेशन होता है, डिवीजन होता है सेल्स में, तब क्या होता है, लास्ट के 2 और 3 सेल्स होते हैं जो बनते हैं डिवीजन के टाइम पर, वो अदर सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं। आने पर उनको ये आइडिया हो जाता है कि भाई इतने की कैपेसिटी थी या नीड थी, इतनी ही हमें ये सेल्स बनाना थी, तो वो डिवीजन करना जो है बंद कर देती हैं। उनको आइडिया लग जाता है कि 1000 सेल्स की रिक्वायरमेंट थी, वो बन चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसमें, तो अब फर्दर डिवाइडेशन नहीं होगा। सो कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, ग्रोथ को इनहिबिट करना, डिवीजन को इनहिबिट करना, ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स में ही होती है। कैंसरस सेल्स में ये एबिलिटी नहीं होती, है ना, प्रेजेंट नहीं होती। सो कैंसर इज द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज एंड कहना चाहिए अपने को, इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑफ मैनी ह्यूमंस। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया आपके लिए, इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स, अभी आपके साथ डिस्कस किया, बाय virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth, है ना। कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, और कैंसर सेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है या लॉस्ट होती है, ऐसा कहना चाहिए अपने को। द अनकंट्रोल्ड proliferation of cancerous cells produced masses of cells called tumors। अब क्यों होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो भाई कैंसरस सेल्स में दे मस्ट हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, so the uncontrolled proliferation of cancerous cells produces mass of cells, मास ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर देती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूमर, ठीक ना, सॉरी।
tumors. Tumors is of also two types. Vagins और malignant ट्यूमर. ठीक है. अब इनमें क्या डिफरेंस है? सो दे रिमेन कन्फाइंड. फर्स्ट टाइप का अपन देखें ट्यूमर, सो दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स, दे कॉज लिटिल डैमेज. मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कैंसर को थोड़ा सा अपन देखें इसमें, सो वी कैन से दैट कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसमें आर बॉडी सेल्स में. सो ऐसी सेल्स जिनमें कंट्रोल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, दीज आर कॉल्ड कैंसरस सेल्स. मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर भी ये रुकेंगे नहीं, फर्दर डिवाइड होते रहेंगे और एज अ सेल्स ये एज अ रिजल्ट ये ट्यूमर को फॉर्म कर देते हैं. और ट्यूमर इज ऑफ ऑल्सो टू टाइप, बेनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनिंग ट्यूमर मीन्स इफ आर बॉडी के स्पेसिफिक मीन्स ओरिजिनल लोकेशन पर, स्पेसिफिक या ओरिजिनल लोकेशन पर क्या होगा? ओरिजिनल लोकेशन पर जहाँ पर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, उसमें क्या होगा? हुई वो ग्रोथ उसी जगह तक ही रह जाती है, रिमेन रह जाती है उसी जगह तक. मीन्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स. मतलब ये जो वेनिंग टाइप का जो ट्यूमर है, ये जैसे फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी के किसी एक पार्ट में ट्यूमर होना स्टार्ट हो गया है, तो ये सिर्फ इसी पार्ट तक ही ये जो है फिक्स रह जाएगा, रिमेन रह जाएगा. बॉडी के अदर पार्ट को इन्फेक्ट नहीं करेगा, स्प्रेड नहीं होगा ये, है ना. ये वेनिंग टाइप का जो है ट्यूमर कहते हैं अपन इसको. इट इज कॉल्ड वेनिंग ट्यूमर. सो जैसे फॉर एग्जांपल अपने को माउथ का जो तंबाकू च्यू करते रहते हैं, कहना चाहिए, या लंग्स का कैंसर है, तो कई स्टेजेस में कई पर्सन्स में क्या होता है, उन्हें वेनिंग टाइप का ट्यूमर होता है उस जगह पर जिनको कैंसर से इन्फेक्टेड होते हैं. माउथ में जैसे उनको कैंसर हो गया है तो वो माउथ में ही रह जाएगा, वो नेक वगैरह तक, थ्रोट में उनके जो है अदर पार्ट पर नहीं फैल रहा है. यदि वो तो उस स्पेसिफिक पार्ट पर ही कैंसर फैल रहा है, ट्यूमर फैल रहा है. सो वी कैन से they remain confined to their original location and do not spread to other parts. They cause little damage. और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता बॉडी को, यदि अपने को इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाता है तो ये इजीली क्योर भी हो जाता है ना. कंपैरिजन देन मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब अपन देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो एक ऐसा ट्यूमर जिसमें ओरिजिनल लोकेशन पर, जैसे ये मैंने लोकेशन बताई, ओरिजिनल लोकेशन पर यदि कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना, ये कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं इसकी ओरिजिनल लोकेशन पर यदि कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं, ऑल्सो कॉल्ड, अपन इनको क्या बोलते हैं कैंसर सेल्स को? न्यूप्लास्टिक सेल्स. न्यूप्लास्टिक सेल्स. जब ये ओरिजिनल लोकेशन पर प्रेजेंट हैं जहाँ पहले वो सेल थे, उनके साथ कंपटीशन करके क्या करेंगे? ये प्रेजेंट फूड को, रिसोर्सेज को, न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लेंगे जल्दी जल्दी, है ना. तो मतलब जैसे ये कहना चाहिए इनको ग्लूकोज बहुत पसंद होता है, इन कैंसर सेल्स को कहना चाहिए फेवरेट फूड है इनका. और वहाँ पर आसपास जितना भी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं फटाफट उसको कंज्यूम करके रैपिड ग्रोथ करते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि इनको पॉलीफेरेटिंग सेल्स होती हैं, प्रोलीफेरेटिंग सेल्स हैं विच ग्रो रैपिडली, इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज एंड सेल्स. और क्या करेंगी? जैसे ये नॉर्मल सेल्स हैं इनके सराउंडिंग में, तो ये उनका खाना तो खा जाएंगी खुद, तो अब इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये सब भूखे रह गए,
तो वैसे ही वीक हो गए, तो ये इन सबको भी खा जाएंगी, इनको भी इन्फेक्टेड कर देंगी। और फिर अदर दूसरी जगह, यहाँ का खाना खत्म हो जाएगा ना, तो दूसरी जगह चली जाएंगी, वहाँ स्प्रेड कर देंगी, तीसरी जगह चली जाएंगी, वहाँ स्प्रेड करेंगे, और बहुत रैपिडली इनमें ये स्प्रेड करती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें कि इसमें मैंने अभी आप ही जैसे कहा कि इनवेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज या सेल्स, डिसरप्ट द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, और जो है मेटाबॉलिज्म को वीक कर देती हैं। सो दी सेल्स शो, कहना चाहिए अपने को, इसको अपन क्या कह सकते हैं, these cells compete with the normal cells for vital nutrients and disrupt the normal metabolism. These cells show the property of metastasis. Metastasis क्या होता है? If most feared property है ये किसकी? malignant tumor की। आपको क्वेश्चन आ जाता है what is the most feared property of malignant tumor? So this is metastasis. क्या है? This is metastasis. Now, अब what is this? क्या है ये metastasis? So it is the ability of cancerous cells to spread the different part of body and create new tumor. इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको स्प्रेड करती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में और क्रिएट करती हैं न्यू ट्यूमर्स को। सो स्टूडेंट्स, बोथ ट्यूमर्स में से जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है, अपन ने ये बोथ ट्यूमर्स के टाइप देखे ना यहाँ पर, बैगन टाइप और बेनिग टाइप और मैलिग्नेंट टाइप, इनमें से ये थोड़ा सा कम डेंजरस होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्यूमर है ना, बिकॉज ये अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही फैलता है, मतलब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर ही फैलेगा, है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा खतरा कम होता है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये फास्ट स्प्रेड होता है और इससे हमें खतरा ज़्यादा होता है। अब अपन ने ये तो देख लिया, अब कॉजेज़ क्या हैं इसके कैंसर के? तो कॉजेज़ अपन देखें कैंसर के तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये 3 टाइप के कॉजेज होते हैं इसके, है ना। अपन एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फिजिकल मीन्स जो चीज़ डेली कांटेक्ट में आ रही है। फॉर एग्जांपल किसी का ऐसा जॉब है दैट इज़ रेडिएशन वाला, रेडिएशन इज ऑफ ऑल्सो 2 टाइप, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, है ना, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और दूसरी सेकंड टाइप अपन देखें इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो इसमें क्या आती हैं? आयोनाइजिंग में आ जाती हैं अपनी जो है एक्सरे हैं और भी हैं, जैसे गामा रेज हैं, ठीक है ना, गामा रेज आ जाती हैं इसमें। इनमें क्या होता है, डेली इनके कांटेक्ट में आने पर दैट पर्सन के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने लगते हैं और कई बार वो इस डिजीज से सफ़र करने लगते हैं इसी वजह से। सेकंड मैंने कहा नॉन आयोनाइजिंग, तो इसमें आती हैं यूवी रेज। यूवी रेज कैसी होती हैं? यूवी रेज मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अपन देखें इसी तरह का है वो भी कि इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं और धीरे धीरे हो सकता है वो दैट पर्सन किससे इन्फेक्टेड हो जाता है, कैंसर से सफ़र करने लगता है। नाउ सेकेंड टाइप इज केमिकल। केमिकल में अपन देखें स्पेशली टोबैको, जो टोबैको च्यू करते हैं ना, इट कंटेन निकोटिन, है ना, और जो ये निकोटिन होती है उसमें अपन ने देखा निकोटिन में कि आर बॉडी में जाकर लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ये स्टिमुलेट कर सकता है। स्टेरॉइड है इसमें प्रेजेंट, वो भी हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट टाइप की जो है एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में भी अपन ने बहुत सारे देखे थे, है ना। तो इसके कॉजेज अपन देखें तो इन कॉजेज को भी से जैसे कैंसर सेल्स में अपन ने देखा था कि जो है मेटास्टेसिस है, तो है ना, डिटैच फ्रॉम द ट्यूमर्स टू मूव द डिस्टेंट साइड, है ना, इस तरह से ये
फैल जाता है कई बार। ट्यूमर वायरसेस और कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ऑन्कोजेनिक वायरसेस विच है वायरल ऑन्कोजेंस, ठीक है। इस तरह के कुछ टाइप्स कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। अब अपन यहाँ देखें डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, अपन डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में क्या आ जाएगा, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में अपन देखें तो इसमें अपन ले लें जैसे कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बाय द बायोप्सी, है ना, बायोप्सी को ले सकते हैं अपन यहाँ पर। बायोप्सी एक सबसे अच्छा तरीका है इसका, कहना चाहिए अपने को। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यूज, है ना, इसको भी ले सकते हैं अपन। और यूज ऑफ टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट में, है ना, एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको अपन सीटी स्कैन बोलते हैं ना मोस्टली, ऑफ कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, इनसे भी अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, इनसे अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है भाई। ट्रीटमेंट तो इसका बहुत मुश्किल है, कई लोग तो ट्रीटमेंट से पहले ही चल देते हैं, है ना। तो द फॉलोइंग वन और मोर मेथड्स ऑफ कॉम्बिनेशन कैन हेल्प टू ट्रीट कैंसर। सबसे पहला तो आता है अपना सर्जरी। भाई सर्जरी तो तब कराएंगे ना जब अपन को पता चलेगा। तो द ट्यूमर सेल्स आर सर्जिकली रिमूव्ड टू रिड्यूस द लोड ऑफ कैंसरस सेल्स। अब इसमें क्या करते हैं अपन, सर्जरी के थ्रू उन कैंसरस सेल्स को रिमूव कर देते हैं। बट ये उसी केस में होता है जब ये कैंसर उस स्पेसिफिक पार्ट में ही स्प्रेड हुआ हो, उसने अदर ऑर्गन्स को इन्फेक्टेड, पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड नहीं किया हो तभी। रेडियोथेरेपी, द ट्यूमर सेल्स आर radiated wholly but taking care of the surrounding normal cells, है ना। कीमोथेरेपी होती है आजकल सभी को मालूम है। सर्टेन ड्रग्स आर यूज टू किल द कैंसरस सेल्स बट majority of the drugs have side effect like their hair loss, एनीमिया, ये उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, कहना चाहिए अपने को, मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एड्स आते रहते हैं अपनी टीवी पर कि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। वो कहते हैं हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे बट हमें आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए वो बहुत सी थेरेपी को वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से ट्रीटमेंट ले सकते हैं कैंसर का और उसे जो है क्योर कर सकते हैं। सो ये सम अपन ने यहाँ पर आज डिजीजेस को जो अपने इस पार्ट में लेफ्ट रह गई थी, और ये अब अपना लास्ट पार्ट था मेरा, जो ये सम टॉपिक्स रह गए थे वो मैंने आज आपसे डिस्कस कर लिए। और आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में कर दिए। आपकी बुक में तो बहुत छोटा छोटा दे रखा है इन सभी के लिए, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इजी सा चैप्टर है ये, है ना, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। और मोस्टली जो चीज़ें दे रखी हैं सभी उससे फैमिलियर हैं, है ना, सभी जानते हैं कैंसर है, एड्स है, ड्रग एब्यूजेस हैं, हम जानते सब हैं पर करते कुछ भी नहीं है। फिर भी आप देखना तंबाकू खाने वाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे और ड्रिंक करने वाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है अवेयर होना, फिर भी हमारी ड्यूटी है उनको अवेयर करना। ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 8 अपना हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट हुआ। अब यू हैव एनी प्रॉब्लम सो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपने क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को, मैं पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। और हिंदी में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि जो 12th RBSC है उनकी भी NCERT हिंदी मीडियम की है, और उन बच्चों के बार बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम थोड़ा सा आप हिंदी में भी समझा दिया कीजिए जिससे कि हमें भी समझ में आ जाए, क्योंकि उनको इंग्लिश के टच में उतने ज़्यादा वो लोग
रहते नहीं हैं। ठीक है ना। थैंक यू।